8वीं कक्षा NCERT JCERT की पुस्तक पाठ का नाम जंतुओं में जन्म। आज हम जानेंगे, अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि जीव जो है जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो मृत्यु हो जाती है, लेकिन पृथ्वी पर उसका अस्तित्व बना रहता है। वो जीव पृथ्वी पर उपलब्ध होता है और रहता है। कैसे, क्यों? जिस प्रकार जीवों में पाचन, परिसंचरण, श्वसन, उत्सर्जन जैसे प्रमुख लक्षण हमेशा रहते हैं, इसी प्रकार उन्हीं लक्षणों में से एक जनन, ठीक है ना, जनन ही वो उत्तरदायी कारक है जिसके कारण जीवों के मृत्यु के बाद भी इस पृथ्वी पर वे उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना। तो हम पिछली कक्षा में जब हम लोग पढ़े पौधों में जनन, हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम जानेंगे जंतुओं में जनन, ठीक है। जंतुओं में दो प्रकार के जनन होते हैं, ठीक है। एक लैंगिक जनन और दूसरा जो है अलैंगिक जनन, ठीक है ना। इसके बाद जैसे मनुष्य बच्चे देते हैं, मुर्गी अंडा देती है, कुछ सरीसृप का मतलब ये हुआ जो सर्प के आकृति के जितने भी प्रकार के सर्प हैं, छिपकली है ना, ये सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। अगली कक्षा में जब आप पढ़ेंगे 9th में, तो आपके जीव जगत पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको जीवों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जीवों में जो जनन होता है अलैंगिक और लैंगिक, ठीक। तो पहले जान लेंगे कि जरायुज और अंडप्रजक क्या है ना। अंडप्रजक जो जीव अंडे देकर नए अपनी तरह की जीव उत्पन्न करते हैं, अंडप्रजक कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा है जरायुज, जो जीव सीधे अपनी तरह की जीव उत्पन्न करता है, या जीव, या तो जीव कह लें या शिशु, ठीक है ना। छोटा बच्चा जीव उत्पन्न करे उसे जरायुज कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय है ना, जरायुज कहते हैं, ठीक है। इसमें देखो अंडप्रजक में जैसे मुर्गी, ठीक है ना, पक्षियां हैं, आदि पक्षी। जरायुज में हो जाएगा मनुष्य, गाय, ठीक है, आदि जानवर जितने हैं। ये हम अंडप्रजक और जरायुज के बारे में जानेंगे। जंतुओं में जनन की विधियां, ठीक है ना। जंतुओं में जनन की विधियां, जनन की विधियां। जंतुओं में जनन की प्रमुख दो विधि है, ठीक है ना। पहला है अलैंगिक और दूसरा है लैंगिक, ठीक है। पहला है
अलैंगिक, दूसरा है लैंगिक। पहले तो ये जान लें कि अलैंगिक और लैंगिक, लैंगिक है क्या? प्रत्येक जीवों में और पौधों में भी जनन करने की क्षमता रखने वाले या जनन करने के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मनुष्यों में, कई जानवरों में, ठीक है, पशु पक्षी सभी में विशेष अंग जो होते हैं उसके द्वारा ही जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो नर और मादा के जननांगों के द्वारा जो जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है या जनन होता है, बच्चे उत्पन्न करने की क्रिया होती है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीवों में जैसे हाइड्रा और अमीबा में अलैंगिक जनन होते हैं। अलैंगिक का मतलब ये हुआ कि ये इसमें न नर न ही मादा के जननांगों का उपयोग होता है। ये प्रकृति के द्वारा दिया गया एक अभिलक्षण है जिसके कारण वो जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। वो जो दो लक्षण हैं जो प्रकृति के द्वारा सूक्ष्म जीवों को प्राप्त है, हाइड्रा और अमीबा को, वो है अलैंगिक जनन में मुकुलन, ठीक है ना, मुकुलन और द्विखंडन, ठीक है, द्विखंडन और मुकुलन। हम सबसे पहले जानेंगे अलैंगिक। हम जानते हैं कि लैंगिक का मतलब ये हुआ कि किसी भी जीव में वो विशेष अंग जिसकी सहायता से जनन करने की क्रिया की जाती है, ठीक है। आइए हम जानते हैं अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन में पहला है मुकुलन, ठीक है ना। पहला क्या है? मुकुलन। ये अलैंगिक जनन है, मुकुलन और द्विखंडन। तो इसमें होता यह है कि हाइड्रा जो जीव है, ठीक है ना, हाइड्रा एक सूक्ष्म जीव है जिसका आकृति, ठीक है ना, इस प्रकार के हो सकते हैं। ये मुकुल है, ठीक है ना। जैसे आम के मुकुलन होते हैं, कहीं से जब किसी पौधे में हो या पेड़ में हो, अलग से एक उसके पेड़ के ही अंग निकल जाए तो उसे हम मुकुलन बोलेंगे। तो यहाँ भी हाइड्रा में वही होता है कि हाइड्रा में एक अलग से अंग विकसित होना शुरू होता है, ठीक है ना। और इसमें धीरे धीरे एक ही प्रकार के जो है आकृति बनना प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। एक ही प्रकार की आकृति बनना आरंभ हो जाता है और अंत में ये जो मुकुल है ये गिरकर अलग हो जाता है और एक नए हाइड्रा उत्पन्न करता है। एक नए हाइड्रा यानी सूक्ष्म जीव का निर्माण करता है, ठीक है ना। ये नए हाइड्रा का निर्माण हो गया। तो इस विधि को हम कहेंगे मुकुलन विधि, जो सूक्ष्म जीव हाइड्रा में होता है।
ठीक है ना। पहले एक हाइड्रा होते हैं, हाइड्रा में एक मुकुल उत्पन्न होना आरंभ होता है, उसके बाद ये विकसित होकर अपने ही जनक हाइड्रा यानी जो जन्म देने वाला हाइड्रा के समान ये विकसित होकर आगे चल के एक नया जीव बनता है। ठीक है, तो इस विधि को हम बोलेंगे मुकुलन विधि। ठीक है, जो हाइड्रा में ही होता है। ठीक है, इसके बाद है द्विखंडन। ठीक है, ये अमीबा में, ये भी सूक्ष्म जीव है, ये अमीबा में प्रायः होता है। अमीबा एक ऐसा जीव है जिसके एक ही केंद्रक होते हैं। ठीक है ना, सूक्ष्म जीव है, ये एक ही केंद्रक होते हैं और केंद्रक का द्विखंडन होता है, दो भाग में बंटना प्रारंभ होता है और कुछ समय बाद वो विकसित होकर दो नए अमीबा में बढ़ जाता है और नए जीव का निर्माण होता है। तो ऐसे देखेंगे कि अगर हम चित्र से देखते हैं तो ऐसा हो सकता है, ये मान लो कि ये मान लो एक नया हाइड्रा है जिसका ये केंद्रक है। ठीक है ना, और आगे चल के ये क्या होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, एक केंद्रक, अब ये केंद्रक बढ़ना प्रारंभ हो गया। ठीक है ना, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं ताकि अमीबा जैसे वो दिखाई दे। ठीक है ना, अमीबा जैसे वो दिखाई दे। आगे चल के वो केंद्रक जो है दो केंद्रकों में बढ़ जाएगा। तो ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो एक अमीबा से द्विखंडन विधि के द्वारा यानी दो भागों में बंटने के प्रक्रिया के द्वारा ये एक नया अमीबा बनता है। ठीक है, तो इसे हम द्विखंडन की विधि हम कर सकते हैं। ये अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। पहला है मुकुलन और दूसरा है द्विखंडन। मुकुलन हाइड्रा में होता है और द्विखंडन अमीबा में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम अलैंगिक जनन को जान गए। इसके बाद लैंगिक जनन। ठीक है ना, अलैंगिक जनन हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग क्या जानेंगे, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो है जंतुओं में नर और मादा जो जननांग होते हैं जंतुओं में, इसमें मनुष्य भी आता है, नर और मादा जनन करने की जो अंग होते हैं उसे जननांग कहते हैं। उन जननांगों के द्वारा जो है युग्मक उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे नर और मादा के युग्मक को हम लोग मनुष्य की माने तो मनुष्य में जो नर का युग्मक होता है उसे हम शुक्राणु कहते हैं या स्पर्म कहते हैं, और मादा के यानी कि मनुष्य में जो मादा महिलाएं होती हैं या स्त्री होती हैं उनके द्वारा प्रति माह जो युग्मक उत्पन्न होते हैं इसे हम लोग अंडाणु कहते हैं या एग कहते हैं। ठीक है ना, ये नर और मादा दोनों के ही द्वारा निकाले गए अंडाणु और शुक्राणु को हम लोग युग्मक कहते हैं। ठीक है ना, तो नर की माने तो शुक्राणु स्पर्म और मादा के लिए अंडाणु या एग। ठीक है, इन दोनों के संलयन से यानी मिश्रण से जब एक मिलते हैं तो मिलने से निषेचन की क्रिया होती है और उसमें एक युग्मनज बनता है। ठीक है ना, यानी अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से जो युग्मनज बना उसके बाद विकसित होकर जीव होता है, जीव बन जाता है। इसको हम लोग ग्राफ विधि से समझेंगे तो और सुविधापूर्वक हम समझ सकते हैं। ठीक है ना, जानेंगे
जैसे नर युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक, ठीक है ना। जो भी हो, युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग होता है। इसके बाद जब हम मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे तो विस्तृत आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। नर और मादा ये युग्मक होते हैं, ठीक है। नर का युग्मक और मादा का युग्मक। जब नर के लिए मान लो ये यहाँ पर मिलते हैं, तो इसके युग्मक और मादा के युग्मक, नर के युग्मक और मादा के युग्मक मिलकर इसे हम कहेंगे संलयन, ठीक है ना। संलयन या निषेचन भी कर सकते हैं। इसके बाद यही जो विकसित होकर क्या होता है, जीव का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया सभी जंतुओं के बारे में, ठीक है। सभी जंतुओं के लिए जो थ्योरी है उसमें इस प्रकार के प्रक्रिया स्वरूप जो है ग्राफ में जो बताया गया है इसके आधार पर होता है। लेकिन अब हम लोग जब जानेंगे कि मानव में लैंगिक जन्म किस प्रकार का होता है, उनके जननांग क्या है, ठीक है ना। मानव में लैंगिक जनन, ठीक है ना। मानव में लैंगिक जनन के लिए यानी कि मानव संतति उत्पन्न करने के लिए जो क्रिया होती है उसे हम जनन की क्रिया कहेंगे। मादा और नर के युग्मक के मिलने से जो युग्मनज प्राप्त होंगे, उसके बाद विकसित जीव होगा, उसके बाद शिशु होगा, ठीक है ना। तो मानव में लैंगिक जनन जो है इसके दो नर जननांग और मादा जननांग इसके कारक होते हैं, ठीक है ना। इसके कारण ही इनके मिलने से, इनके निषेचन से, इनके संलयन से हम बोल सकते हैं, इसके बाद ही ये जनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, ठीक है। पहले नर जननांग के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी कर लेंगे, नर और मादा दोनों का, ठीक है ना। तो नर जननांग में दो एक ऐसा अंग जो मनुष्य के शरीर के बाहर होता है, बाह्य अंग है ये, ठीक है ना। इसके दो वृषण होते हैं, ठीक है ना, दो गोल, ठीक है ना, दो वृषण होते हैं और वृषण में ही जो युग्मक होता है उसमें उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। मादा युग्मक यानी कि इसे हम शुक्राणु भी कहते हैं, अंग्रेजी में बोले तो स्पर्म बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो स्पर्म है मानव में पाए जाने वाली, मानव चूंकि बहुकोशिकीय है, मानव में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका ये शुक्राणु ही होती है, ठीक है ना। और मानव में पाए जाने वाले सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। तो नर जननांग जो है वो वृषण से नलिका होती है, नलिका के द्वारा जो है वृषण से जुड़ा हुआ होता है और वहीं से युग्मक यानी कि शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, ठीक है ना, जो टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, ठीक है ना। नर यानी कि लड़कों में, ठीक है ना, उनमें जो युवा अवस्था पार होने के बाद, युवा अवस्था में उनके द्वारा एक हार्मोन, ठीक है ना, पाया जाता है जो जनन क्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। शुक्राणु की आकृति जो है
ऐसे मान लो, ठीक है ना। ठीक है, शुक्राणु की एक सिर, मध्य भाग और पूंछ होता है, ठीक है ना। ठीक है, सिर, मध्य भाग और पूंछ होता है। वहीं अंडाणु जहां से उत्पन्न होता है, ठीक है ना, ये मादा जननांग में पाया जाता है। ठीक है, इसे हम बोले, अंग्रेजी में बोले तो नर जननांग को हम लोग पेनिस बोलते हैं। ठीक है, पेनिस बोलेंगे या लिंग, ठीक है ना। और स्त्रियों के यानी कि मादा जननांग को हम क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं वजाइना भी बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, योनि भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये जानने की जरूरत है, क्योंकि आगे चल के आपको जब इस पुस्तक में आप जब घुस जाएंगे, जीव विज्ञान जब पढ़ना आरंभ कर देंगे या बायोलॉजी पढ़ना शुरू कर देंगे आगे चल के, तो आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये जो है ठीक इसी तरह जिस तरह से नर जननांग में वृषण यहाँ युग्मक तैयार करता है, यानी कि शुक्राणु बनाता है, ठीक है ना, नर जननांग से ही प्राप्त होता है ये वृषण से। इसी प्रकार मादा जननांग में इसके भी दो अंडाशय होते हैं, इसमें वृषण होता है, इसमें अंडाशय होता है, जहां से स्त्रियों के लिए प्रति महीना, ठीक है ना, प्रति महीना एक विकसित अंडाणु बनकर बाहर आता है। ठीक है, यदि उस काल में अंडाणु विकसित होने के बाद 3 या 4 दिन के बाद यदि शुक्राणु के द्वारा संलयन किया जाता है तो युग्मज बनने की संभावना होती है और उससे आगे चल के शिशु बनने की संभावना हो सकती है, जो मादा के गर्भाशय में होती है। ओके, हम आगे चल के इसको और विस्तृत हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब देखो एक चीज और कि अंडाणु का जो साइज होता है 1 मिलीमीटर व्यास का होता है, 1 मिलीमीटर डायमीटर का हो सकता है, जिसको हम लोग ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ओवम। और शुक्राणु को क्या बोलते हैं? स्पर्म। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे कि मानव में लैंगिक जनन, ये तो हम नर जननांग और मादा जननांग के बारे में पढ़े। अब पढ़ेंगे कि किस प्रकार से निषेचन की क्रिया होती है और बच्चे का जन्म होता है। ठीक, अब हम जानेंगे मानव में जनन। ठीक है ना, मानव में जनन किस प्रकार का होता है। इससे पहले हम लोग जाने, है ना, इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि नर जननांग कैसे होता है। नर जननांगों के द्वारा उसमें जो उत्पन्न होने वाले युग्मक है, यानी शुक्राणु, नर के लिए शुक्राणु और मादा के लिए अंडाणु, ठीक है ना, उसके बारे में विस्तृत हम जाने। अब हम जानते हैं कि नर और मादा के संलयन यानी मिश्रण या निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा जीव कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो जानेंगे कि नर यानी कि पिता, मादा यानी माता। ठीक है, हम जानते हैं कि नर के द्वारा, नर जीव के द्वारा जो युग्मक तैयार किया जाता है, या मनुष्य में बोले तो शुक्राणु बोला जाता है, जिसका जो साइज होता है, उसका व्यास होता है 1 मिलीमीटर लगभग। ठीक है ना, सॉरी, इसका व्यास होता है 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर के बराबर होता है। ठीक है ना, शुक्राणु के साइज जो होता है ना, उसका व्यास जो होता है वो 0.2 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। मनुष्य का शुक्राणु यानी स्पर्म, मनुष्य में उपस्थित जितने भी कोशिकाएं हैं उनमें सबसे छोटा होता है, लेकिन मनुष्यों में सबसे बड़ा कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है। ये हम लोगों को जानने की जरूरत है। अब हम जानेंगे कि नर के जो शुक्राणु होते हैं वो और मादा के जो अंडाणु जो महीनों में एक बार विकसित होकर निकल जाती है, ठीक है ना,
जिसमें जिसे हम लोग मासिक धर्म या मेंस, ठीक है ना, कहते हैं, वो अंडा विकसित होकर बाहर निकल जाती है। उस दरमियान, ठीक है ना, या उसके निष्कासन के कुछ दिन बाद, जब अंडाणु विकसित हो गर्भाशय तक, जब अंडवाहिनी के द्वारा आता है, तब यदि शुक्राणु के द्वारा संलयन कर दिया जाता है, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु के द्वारा यदि निषेचन यानी सम्मिलन, या कहें कि सम्मिलन या संलयन, है ना, ठीक है, संलयन या निषेचन हो, ठीक है, आपको खुद भी समझना चाहिए, ठीक है ना। अगर होता है तो इस परिस्थिति में जीव का निर्माण, युग्मक का निर्माण होता है पहले, ठीक है ना। ये युग्मक तैयार हो गया, युग्मक के बाद वो मादा के शरीर के अंदर ही, गर्भाशय में ही वो विकसित होकर जो है शिशु, संतति, जीव, ठीक है ना, या संतान बन जाता है। और निर्धारित कालावधि के बाद मनुष्य के लिए 9 माह और 10 दिन, ठीक है ना, ये निर्धारित है। इसके बाद उसकी प्रसव के बाद वह जो शिशु जो है उत्पन्न होता है और पृथ्वी पर आता है। इस प्रकार जंतुओं में जनन की क्रिया एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके कारण इस पृथ्वी पर एक ही प्रकार के जीव उपस्थित या उसकी निरंतरता सुनिश्चित करती है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जंतु, इसमें मनुष्य भी है, वो जनन प्रक्रिया के द्वारा ही इस पृथ्वी पर रह सकते हैं, उनका अस्तित्व रह सकता है। इसके अंदर जनन प्रक्रिया में जो है, हम आगे चल के पढ़ेंगे कि जनन प्रक्रिया लैंगिक जनन में, जैसे मानव में, ठीक है ना, आंतरिक निषेचन होता है, और कुछ जीवों में, ठीक है ना, जैसे मनुष्य, गाय, जानवर, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, इनमें जो है आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि नर के जननांग और मादा के जननांग मिलते हैं और वो मादा के शरीर के अंदर होता है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग आंतरिक निषेचन कहेंगे। लेकिन ऐसे भी इस प्रकृति में जीव हैं, जैसे मेढक, या फिर कह लें कि स्टारफिश या मछलियाँ, वो बाह्य निषेचन करते हैं। हम लोग निषेचन की क्रिया को 2 प्रकार से समझ सकेंगे, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। अब जानेंगे निषेचन क्या है, ठीक है ना। निषेचन क्या है? जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक, ठीक है, संलयन होकर यानी कि मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, युग्मनज होगा यहाँ पर, युग्मनज का निर्माण करते हैं, तब इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। निषेचन के प्रमुख 2 प्रकार होते हैं, एक आंतरिक निषेचन और दूसरा बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, ठीक है ना, बाह्य निषेचन ये हम जानेंगे, ठीक है। आंतरिक निषेचन क्या होता है? वह निषेचन जब नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु मादा के शरीर के अंदर निषेचन करता है, उसे हम लोग आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसमें मनुष्य, जीव, जानवर, ठीक है ना, और कुत्ते, गाय, जो भी जानवर हैं, वो मनुष्य भी है, ये आंतरिक निषेचन करते हैं, ठीक है। उसके बाद है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन, कुछ जीव ऐसे भी हैं, ये प्रकृति में ये विलक्षण है, ये कह लें कि ये एक आश्चर्य की बात है कि कुछ जीव जो है बाह्य निषेचन भी करते हैं, यानी कि मादा के शरीर के अंदर नर के जननांग और मादा के जननांग का बिना संपर्क किए, बिना स्पर्श से निषेचन की क्रिया होती है, संलयन की क्रिया होती है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के निषेचन की क्रिया को हम लोग कह लेंगे बाह्य निषेचन। जैसे मेढक क्या करता है?
मेढकी जो है अपने अंडों को, जो जेली नुमा होता है और कई गुच्छों में होता है, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है उसी प्रकार का, लेकिन उनके अंडों में ऊपर जो होता है जेली नुमा आकृति का होता है और पूरे गुच्छे में होता है, और पानी के अंदर जो मादा मेढक होती है वो छोड़ देती है। और जो नर मेढक होता है वो अपने शुक्राणुओं को, जो आप कभी कभी आप बरसात के दिनों में ये खासकर ये प्रक्रिया होती है, तो उसमें आप ऐसे चलते हुए छोटे छोटे जीवों को आप देखते होंगे, ठीक है ना, जो ऐसे देखने में मछली की तरह होता है, जिसे टेडपोल भी हम लोग कहते हैं, ठीक ना। वो आगे बढ़ के टेडपोल हो जाता है, लेकिन वो एक्चुअली में जो है वो शुक्राणु होता है। शुक्राणु जो है मादा मेढक के द्वारा छोड़े गए अंडों में नर के द्वारा छोड़े गए शुक्राणु यानी कि वो जाते हैं और बहुत सारे अंडों के ऊपर वो मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो किसी एक पर मिल पाते हैं तो उस पर भी वो संलयन होता है, निषेचन की क्रिया होती है, यानी मादा और नर, ठीक है ना, इनके बिना संपर्क से ही वहाँ जो है निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो इसे हम कह लेंगे बाह्य निषेचन, ठीक है ना। तो कुछ जीव जो है निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर ना करके बाहर जल में करते हैं, यह होता है, इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मेढक, इसमें मेढक आते हैं, ठीक है ना, फ्रॉग्स, और कुछ जो है स्टारफिश है जो समुद्री मछली है, और ये भी है मछली, ठीक है, जो हम साधारणतः देखते हैं। इन सब में बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार के जो बाह्य निषेचन करते हैं वो बहुत सारे अंडे क्यों देते हैं, ठीक है ना, मछलियां हो या मेढक हो, ये बहुत सारे अंडों को क्यों देते हैं, क्योंकि जल के अंदर में जब वो अंडे देते हैं तो उन जल की गति, ठीक है ना, मान लो बहता हुआ पानी है, नाला है, ठीक है, बहता हुआ पानी है, जल की गति, वायु, इसके बाद उनका ताप, है ना, इन सब के प्रभाव से मेढक के अंडों, या फिर कह लें कि इस प्रकार जो बाह्य निषेचन करते हैं उनके अंडों को जो प्रभावित होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रकृति का देन है कि मेढक को बहुत सारे अंडे देने का ये सौभाग्य प्राप्त है, जिसके कारण वो बहुत सारे अंडे देते हैं, और जिसमें कुछ ही जो मेढक के द्वारा छोड़े गए शुक्राणु होते हैं कुछ ही अंडों पर जाकर संलयन की क्रिया होती है, जिसके कारण बहुत सारे अंडे ये देते हैं। सभी अंडे निषेचन में भाग नहीं लेते, ठीक है ना। इसलिए हम ये कहेंगे कि मेढक जैसे मछलियों का या फिर स्टारफिश बहुत सारे अंडे देते हैं, क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया जो होती है नर जीव के द्वारा निषेचन की प्रक्रिया, छोड़े गए शुक्राणु से निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वो बहुत कम अंडों पर होती है। इसलिए प्रकृति का ही ये देन है कि वो बहुत सारे अंडे देते हैं, ठीक है ना। अब हम जानेंगे EVF, ठीक है ना, EVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि इन माने विट्रो का मतलब होता है परख नली, ठीक है ना, ये नली हम कह सकते हैं, नली, ठीक है। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। परखनली शिशु की उत्पत्ति शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन के द्वारा होता है, जिसको हम लोग संक्षिप्त में IVF कहते हैं, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इस निषेचन में शरीर से बाहर कृत्रिम परिवेश में शुक्राणु द्वारा अंडाणु का निषेचन कराया जाता है। अर्थात एक परखनली लेते हैं, ठीक है ना, ये मेडिकल विधि के द्वारा, चिकित्सकीय विधि द्वारा जो है परखनली के अंदर अंडाणु और शुक्राणु, ठीक है ना, शुक्राणु का जो यहाँ पर है संचयन किया जाता है, निषेचन किया जाता है, निषेचन होता है जब ये युग्मज बन जाता है, ठीक है ना। युग्मज जो निषेचन के बाद युग्मज बनेगा
युग्मनज को मादा, ठीक है ना, मादा के शरीर के अंदर, ठीक है ना, उसको पुश कर दिया जाता है, यानी कि उसके अंदर उसको स्थापित कर दिया जाता है गर्भाशय में, जिसके बाद वहां वही उग्मनज विकसित होकर शिशु बन जाता है, जिसे हम परखनली शिशु कहते हैं, या आईवीएफ की क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है ना। इस प्रक्रिया में अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया को हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। स्त्री के अंडाशय से अंडाणु को निकालकर एक तरल माध्यम में शुक्राणु द्वारा उसका संलयन कराया जाता है, यानी मिलाया जाता है, जिसके बाद सफल गर्भाधान को स्थापित कर दिया जाता है। यह आपका 8 क्लास की पुस्तक में लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद सफल गर्भाधान को स्थापित करने हेतु लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किए गए युग्मनज को महिला के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। यह पूर्ण विकास होता है और शिशु का जन्म होता है, ठीक है। सामान्य शिशु की तरह ही इसका जन्म होता है। आप जानते हैं कि विश्व में प्रथम जो परखनली शिशु है, जो इस चिकित्सकीय विधि के द्वारा बनाया गया, मान लो कह लेंगे ये बनाया गया, या इस विधि के द्वारा शिशु का जन्म कराया गया, उसमें पहला जो है विश्व में लुईस ब्राउन, ठीक है ना। इसका क्या नाम है? लुईस ब्राउन नामक शिशु का जन्म इस विधि के द्वारा, निषेचन के द्वारा कराया गया। और ठीक 67 दिनों के बाद, ठीक है ना, भारत में भी प्रथम जो शिशु हुए, परखनली शिशु हुए, ठीक है ना, जिसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, उनका नाम था दुर्गा, ठीक है ना। भारत में प्रथम जो परखनली शिशु हुआ या टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ, उनका नाम था दुर्गा, और ये 1978 में हुआ, ठीक है ना। तो ये सब फैक्ट है, हम लोग को जानना चाहिए, आपकी पुस्तक में भी दिया गया। तो ये वीडियो हम लोग अभी यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, है ना। और आप नोट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा।